All right. Hello everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. वेलकम टू टुडे सेशन जहाँ पर हम लोग करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम सोशल स्टडीज. एसएसटी का जो पेपर होता है उसमें एक पूरा सेक्शन होता है जो केस बेस्ड क्वेश्चंस का होता है. डिपेंड्स ऑन योर स्कूल वो कितने मार्क्स का होता है. कुछ स्कूल में 12 मार्क्स का होता है, कुछ स्कूल में 16 मार्क्स का होता है. बिकॉज यू आर नॉट इन क्लास 10 देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न टू क्लास 9 पेपर, बट यू शुड डेफिनेटली गेट अ केस बेस्ड क्वेश्चन. केस बेस्ड क्वेश्चन आर द मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ योर पेपर. क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट आपको केस में ही मिल जाता है और बहुत बार सीधा सीधा आंसर आपको केस में मिल जाते हैं. तो वो बच्चे जो एसएसटी ठीक से पढ़ के नहीं जाते या आपके कुछ चैप्टर्स छूट जाते हैं, अगर उन चैप्टर से केस आ जाए तो आपके बल्ले बल्ले है ना. तो चलो साथ में सेशन करते हैं. आप अलोंग विद द सेशन लेट मी नो व्हाट योर आंसर्स आर. और जो 5वां केस होगा उसका एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन होगा तो उसको ध्यान से पढ़ना. Let's start with the motivation. Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. तो हमेशा कोशिश करो कि जितना आप कर रहे हो उससे अगली बार उससे ज़्यादा बेटर करो. That should be your aim. ठीक है. वीडियो को थम्स अप दे देना इफ यू लाइक दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज. अगर all kinds of academic videos, one shot videos, 20-minute videos, सोशल स्टडीज़ की, मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की आपको इस चैनल पे मिलेगी. सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपका क्लास 9 जो है बहुत बढ़िया जाए और आप क्लास 10 में ऐसे कूद कूद के जाओ कि आओ क्लास 10 वी आर रेडी, राइट. तो मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल दिस सेशंस. चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस. कीप द सोर. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केस को ब्राउज थ्रू करेंगे. आई एम गोना मूव फ्रॉम द screen. If you want you can pause the video and also kind of like read the entire case. ठीक है. On the morning of 14 July 1789 the city of Paris was in a state of alarm. तो obviously French Revolution की कहानी आपको 1789 से पता चल गया. Now case based question में हमेशा कोशिश करो कि पहले question पढ़ो and see if you are able to answer the question without reading the case. ठीक है. On the 14th of July 1789, the people of Dash estate attacked the Bastille prison and freed all the prisoners, signaling the start of Dash. ठीक है. So that is your question. तो अगर आप यहाँ देखो कि यहाँ पर a group of several hundred people marched towards the eastern part of city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they harmed and hoarded ammunition. Bastille जो है वो despotic power of the king को जो है symbolize करता था. And the historians look back upon the chain of events that ultimately led to the execution of king. और इस पीरियड को बोला जाता है beginning of the French Revolution. ठीक है. तो यहाँ पर as such estate के बारे में आपको नहीं पता है पर आपने चैप्टर पढ़ा है तो you guys know कि यहाँ पर थर्ड एस्टेट के लोग थे and they attacked the Bastille prison, freed all the prisoners. French Revolution. देखते हैं ऑप्शंस, थर्ड एस्टेट और रेवोल्यूशन. ऑप्शन 4. Which of the following statement is incorrect? The Bastille was the fortress prison. ये correct है, इसके बारे में आपने केस में भी पढ़ा है. The Bastille stood for the democratic power of the king. Democratic नहीं, it should be despotic power of the king. है ना? So this is wrong. On the morning of 14 July 1789, people of Paris stormed Bastille. All are correct. So the Bastille stood for democratic power to the king. This statement is incorrect. ये ऑप्शन डी भी गलत है वैसे, but ऑप्शन बी is definitely incorrect. Assertion reason question, इसमें आपको देखना है कि क्या दोनों statements true है and then you have to answer the see which option suits it the best. The people of France stormed the Bastille. This is a true statement. They were hopeful to find King Louis XVI and commander of the Bastille there. तो ये false है क्योंकि obviously यार Bastille जो है prison fort है, वहाँ राजा क्या करेगा. राजा अपने criminals को वहाँ भेजता है, खुद थोड़ी ना वहाँ चाय बैठ पीता है criminals के साथ, right? So यहाँ A is correct and R is false. What was the immediate cause of rioting in Paris? Atrocities by the commander, the high price of bread, the killing of women and children, all of these. What was the immediate cause? कि एकदम से लोगों को क्या ट्रिगर हुआ कि उन्होंने बास्टाइल को अटैक किया? तो that was the subsistence crisis, जब prices of bread काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए थे. ठीक है, चलो, I hope case 1 was easy. Let's do case 2.
The Himalayas, geologically young, structurally fold mountains, stretch over the northern borders of India. West to east direction में है, हिमालयाज के बारे में है. Then you have the Great और Inner Himalayas, ठीक है, which is also called, अच्छा ये नहीं लिखा, ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. द ग्रेट और इनर हिमालयाज इज ऑल्सो नोन एज, तो यहाँ पर इट इज कंटिन्यूअस रेंज ऑफ लॉफ्टी पीक्स. लिखा नहीं है कि क्या होता है द ग्रेट और इनर हिमालयाज, बट आपने पढ़ा है. ग्रेट और इनर हिमालयाज को हिमाद्री भी बोलते हैं. यू हैव हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स, ठीक है. तो हिमाद्री इज योर इनर हिमालयाज. Give two features of the folds of the Great Himalayas. Now the good thing is कि अगर आपने इस चैप्टर को नहीं किया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है the folds of inner Himalayas are asymmetrical in nature. जो कोर है हिमालयाज का it is made up of granite और ये perennially snowbound है. Number of glaciers descend from this range. तो आपको 3 features यही केस में मिल गए. बल्ले बल्ले करो इसी बात पे, ठीक है. Give two features of the inner Himalayas. Okay, we've already given. अच्छा, folds of the inner Himalayas and this is just inner Himalayas. तो वो भी लिखा हुआ है कि continuous range है, loftiest है, सबसे विशाल है, 6000 मीटर का है and all prominent जो हिमालयन पीक्स है वो आपको यहाँ मिलेंगे. Alright, now guys, before we go to the case number 3, I'm sure आप लोग बहुत बार YouTube पे सेशंस देखते हुए सोचते हो यार इसका PDF मिल जाए, क्योंकि हर बार हम वीडियो खोल के जो है इसमें से कॉपी नहीं कर सकते आंसर्स. तो now you can download all chapter वाइज नोट्स जो आपको यहाँ मिलते हैं, मतलब जो हम लोग यहाँ कराते हैं आपको पर चैप्टर आपको नोट्स जो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जो इंपॉर्टेंट हमारी सीरीज है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है जो हम आपको सेशंस में कराते हैं, ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस का पीपीटी PDF यू कैन डाउनलोड जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एक बार आप उसे क्लिक करोगे यू विल गेट एन एक्सेल शीट जहां पर आपको लिंक्स मिलेगा. यू कैन go to the link, साइन इन करना होगा आपको वेदांतु पे एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड इट, ठीक है. बहुत बड़ा हम आपको एक फ्री रिसोर्स दे रहे हैं दैट यू शुड डेफिनेटली यूज. द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पेपर. अगेन दूसरी चीज जो बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दो, हमें आंसर्स दे दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, तो वो हम चैनल पे भी कराते हैं. उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट. सो कर लेना क्योंकि ये तो मुफ्त का है. Let's go to case 3 which is a civics question. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री को इन अक्टूबर 1999 जहां पर उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बनाया. तो मैं हट जाती हूँ, एक बार आप पैसेज पढ़ लो. बट जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाला तो आपको पता है कि ये पाकिस्तान का पूरा केस स्टडी है, ठीक है. लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. What is the meaning of referendum? तो यहाँ पर रेफरेंडम है लेकिन ऐसा रेफरेंडम का मीनिंग नहीं दिया हुआ है केस में. तो आप बोलोगे रेफरेंडम एक ऐसा इलेक्टोरल क्या बोलूँ, इट इज एन इलेक्टोरल डिवाइस टू फाइंड आउट टू गेट एन आंसर फ्रॉम द पॉपुलेशन एज येस और नो. तो एक रेफरेंडम निकल सकता है कि क्या हमको देश की भूमि पे सिर्फ हेल्थ सेंटर्स बनाने चाहिए और कुछ नहीं. तो आपको बस एक ऑप्शन दिया होता है येस और नो, इसको रेफरेंडम बोलते हैं. अगला क्वेश्चन, असर्शन रीजन. पाकिस्तान नॉट कंसिडर्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री इवन आफ्टर हैविंग इलेक्शंस. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि इवन दो पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं हम उसको लोकतंत्र नहीं बुलाते. क्यों? क्योंकि इलेक्शन होने के बाद भी जो फाइनल पावर है वो जनरल मुशर्रफ और मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में है. ट्रू. तो हम बीच में बिकॉज लगा पा रहे हैं. हम उसको लोकतंत्र इसीलिए नहीं बुलाते क्योंकि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है इट इज नॉट विद द इलेक्टेड बॉडी बट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स. तो यहाँ बोथ A and R is true and R is the correct explanation of A. After the passage of the dash, elections were held to the National and State Assembly. मिलिट्री रूल, रेफरेंडम, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. तो ये मैं भी कंफ्यूज हूँ. तो एक बार केस देख लेते हैं कि उन्होंने पहले रेफरेंडम किया 2002 में इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, ठीक है. फिर उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी किया दैट थ्रू विच ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन. आफ्टर देन द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट. हाँ, उसके बाद
इलेक्शंस वर हेल्ड एट द नेशनल एंड प्रोविंशियल। तो रेफरेंडम एंड लीगल फ्रेमवर्क के ऑर्डर के बाद उन्होंने इलेक्शंस किया। ठीक है, वी कैन से बोथ बी एंड सी। Does the given source explain the significance of which feature of democracy? यहाँ पर it talks about free and fair elections, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं हुए, माल प्रैक्टिसेस के थ्रू हुए। दूसरा, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर is to be in the hands of the elected body। ठीक है, ये दोनों चीजें। और भी है कि जो आपके हाँ ये मेजर है। ठीक है, डायरेक्ट वोट इन विच द एंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड ईदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर प्रपोजल। ये डेफिनेशन याद कर लो रेफरेंडम का। ये एक डायरेक्ट वोट होता है इन विच जो इलेक्टोरेट है, जो वोटर्स है, उनसे पूछा जाता है कि या तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। ठीक है, दैट इज योर रेफरेंडम। अच्छा, इसका आंसर सी है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ओनली। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के बाद जो है उन्होंने इलेक्शंस करवाया। पहले रेफरेंडम हुआ, फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, फिर इलेक्शंस कराए। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ केस। ठीक है, with the spread of irrigation and green revolution, many job opportunities were created in agriculture, but the effects were limited to some parts of India. The industries both in the public and private sector provided jobs, but they were not enough to absorb all job seekers. Unable to find proper jobs in the cities, people started working as rickshaw pullers, construction workers, और obviously वो housing जो वो है, housing को afford नहीं कर पा रहे थे, वो slums में रहने लगे, problems of poverty होने लगी। It became largely a rural phenomena, also became a feature of urban phenomena। पहले क्या होता था ना, शहरों में लोगों के पास जॉब्स होती थी, लोग अच्छे अच्छे घरों में रहते थे, पर फिर इसको देख के बहुत सारे गांव वाले शहर आने लगे, पर शहर में इतनी नौकरी नहीं थी कि सबको नौकरी मिले, तो ओवर पॉपुलेशन होने लगे, लोग स्लम्स में रहने लगे। ठीक है, तो जो रूरल एरिया का इशू था पॉवर्टी का, वो अर्बन एरिया में भी आ गया। चलो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। हाउ आर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये केस में कहीं पर नहीं है, बट आप खुद सोचो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर कर सकती है कि फार्मर्स को चीप क्रेडिट मिले, उधार मिले, जिससे कि दे कैन इन्वेस्ट इन रॉ मटीरियल, जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ऑल ऑफ दैट, सो दैट उनका एग्रीकल्चरल इनकम बढ़े, तो दे कैन गेट दैट उधार, दैट लोन। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंक्रीज हो सकती है बाय इन्वेस्टिंग इन स्टोरेज, जिससे फार्मर्स जो है अपने क्रॉप्स को स्टोर कर पाए एंड दे कैन सेल इट जब प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स आर बेटर, है ना, सो दैट दे कैन अर्न अ प्रॉफिट, राइट। या फिर गवर्नमेंट इरीगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है फार्मर्स को, ट्यूबवेल्स प्रोवाइड कर सकती है, कैनाल्स बनवा सकती है, जिससे कि फार्मर्स मॉनसून पे डिपेंड ना हो अपने एग्रीकल्चर के लिए। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगेन एज सच इट इज़ नॉट देयर इन द केस, है ना, केस तो किसी और ही चीज़ के बारे में है, बट इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एंड एग्रीकल्चरल इनकम इंक्रीज, है ना। काफ़ी सारे स्टेट्स में जैसे हरियाणा, पंजाब में पॉवर्टी जो है कम हुई, राइट, पॉवर्टी कम हुई। लेकिन इसका नेगेटिव क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन का नेगेटिव क्या है कि ये जो इम्पैक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का, इट वाज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस स्टेट्स, सिर्फ कुछ ही स्टेट्स को इसका बेनिफिट मिला। इसका एक दूसरा नेगेटिव है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे स्टेट्स में इरीगेशन फैसिलिटीज आई, बिकॉज ऑफ विच दे स्टार्टेड ग्रोइंग कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ स्टेपल क्रॉप्स। एक शिफ्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न होता है, पीपल स्टार्ट ग्रोइंग पैडी, जिसमें काफ़ी पानी यूज होता है, और दैट इज वाई सॉइल सेलाइन होने लगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई। ठीक है, मेंशन एनी टू मेजर्स टू एलिविएट पॉवर्टी। तो इसमें आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे सरकार ने फोकस किया है आफ्टर द 1980s, जिसके वजह से मोर एम्प्लॉयमेंट हैज बीन जनरेटेड और गरीबी कम हुई है। उसके अलावा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी स्कीम्स निकाला गया है, जैसे नरेगा, है ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, या फिर आपको जो याद है आप लिख सकते हो,
ठीक है। All right, now to the final case, and this is a population का case. India's population as on March 2011 is this much, which accounted for 17.5% of the world's population. पहले questions देख लेते हैं. When was India's population 17.5% of the world's population? अब obviously हमको नहीं याद है ना, हमने नहीं रटा ये चैप्टर में, तो आप केस में देखोगे 2011 is the answer. ठीक है, चलो. Which state of India had population size of 199 million in the census of 2011? तो यहाँ लिखा है 199 million, उत्तर प्रदेश, जो काफी ज्यादा पॉपुलर स्टेट है हमारे कंट्री का. तो आंसर इज यूपी. पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर कंट्रीज व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन? तो यहाँ लिखा है इट अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. तो ये तो डायरेक्टली आपको केस से उठाना है, बहुत ज्यादा आसान है. The biggest state in terms of area has only total population of how much? Total तो यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा इसको कि the 1.2 uneven on the other hand, Himalayan states of Sikkim has a population of just 0.6 million. Lakshadweep itna only have. There are UP, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh. Rajasthan, the biggest state in terms of area, has only 5.5% of the total population of India. तो राजस्थान और 5.5%, तो यहाँ 5.5% राजस्थान की बात हो रही है. राज करेगा राजस्थान. All right. Oh, that is it. Right, these are the 5 case-based questions that we practiced today. As I've told you, Telegram पे हम आपको लिंक भेजते हैं जहाँ से आप अपने ये जो नोट्स है इसको डाउनलोड कर सकते हो. Apart from that, keep on practicing questions जो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रहे हैं. Keep on coming for classes. हमारे इस चैनल पे क्रैश कोर्स भी मैंने शुरू कर दिया है. I've already done the crash course for French Revolution. अगर आपने नहीं देखा है देख लो. Today we are at 9 o'clock going to be doing the crash course for electoral politics. ठीक है, उस चैप्टर हम रिवाइज करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वीक क्विज करेंगे. तो 9 बजे मैं आपसे मिलूंगी. मेक श्योर दैट यू कम फॉर दोज सेशंस. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट. बाय बाय, सी यू लेटर.